नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जुलाई सन 2025। अष्टमी तिथि आज शाम 5:02 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के नूंह में तेज बारिश हुई, अटेली सिविल अस्पताल में पानी भरा। मानसून की सक्रियता 18 जुलाई तक बनी रहने की संभावना। हरियाणा में 12 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके, पहले रोहतक अब झज्जर केंद्र रहा, लोग घबराए। 20 दिन में 5वां झटका लगा, 12 जिले संवेदनशील। हरियाणा की हर पंचायत में बनेंगे पंचायत घर। सरकार ने 125 करोड़ रुपए जारी किए, मिलेंगे 25 लाख रुपए, सीधे सरपंच के खाते में जाएगा पैसा। हरियाणा के विद्यालयों में बच्चे पढ़ेंगे गीता के श्लोक, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया लेटर, प्रार्थना सभा में किया जाएगा उच्चारण। हरियाणा में किसानों को बड़ी खुशखबरी, अब सभी खाद बीज व लोन की सुविधाएं मिलेंगी एक जगह। हरियाणा के स्कूलों में 4वीं से 8वीं कक्षा के लिए सेट परीक्षा प्रणाली हुई खत्म, ये होगा नया परीक्षा पैटर्न। अब नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से ही मिलेंगी सीधी ट्रेन। दिल्ली स्टेशन की दौड़ खत्म करने जा रहा है रेलवे। गुरुग्राम लैंड डील, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर, पहली बार ईडी ने ऑफिशियली आरोपी बनाया। इग्नू के विभिन्न ऑनलाइन प्रोग्रामों में दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ी, फटाफट इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन। SBI ने फिर FD की ब्याज दरों में कटौती की, अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। शिव के भक्तों के लिए डाक विभाग की सौगात, अब 30 रुपये में मिलेगा शुद्ध गंगा जल। 1 जून को हिंदी विषय के लिए हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई रद्द, अब इस दिन होगा परीक्षा का आयोजन। जींद से सीधे राजधानी तक नया हाईवे, दिल्ली के लिए सफर होगा आसान और तेज। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से 24 घंटे में 63 मौतें हुई, 290 घायल, कई इलाकों में इमरजेंसी लागू, 15,000 रेस्क्यू वर्कर्स हाई अलर्ट पर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और चरखी दादरी में सुबह सुबह बारिश हुई, वहीं यमुनानगर में बूंदाबांदी हुई। गुरुवार शाम को नूंह जिले में अचानक अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सुबह हुई तेज बारिश से महेंद्रगढ़ जिले में अटेली के नागरिक अस्पताल के बाहर पानी भर गया, इससे लोगों को खासी परेशानी हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के चंडीगढ़ मौसम केंद्र ने गुरुवार के लिए 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और मेवात शामिल रहे। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में मानसून 18 जुलाई तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हरियाणा में मानसून की सक्रियता 18 जुलाई तक बनी रह सकती है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस दौरान वातावरण में नमी की अधिकता बनी रहने का अनुमान है। 18 जुलाई यानी आज 14 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत और सोनीपत में 25 से 50% एरिया में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं 8 जिलों हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के कुछ एक एरिया में बारिश हो सकती है। राजस्थान में 16,434 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की ओर से 5 विभागों में 12,121 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियंता, पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी और गृह विभाग में उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर के पद पर यह भर्ती होगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में प्राध्यापक व कोच और माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती होने जा रही है। उधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2150 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें कृषि पर्यवेक्षक के 1100, स्पोर्ट्स इंजीनियर के 995 पद और स्पोर्ट केमिस्ट के 55 पद शामिल हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने बिजली विभाग में तकनीशियन 3rd यानी ITI भर्ती के पद बढ़ाए हैं। पहले सिर्फ 216 पदों पर यह भर्ती होनी थी, लेकिन अब इसमें 1947 नए पद जोड़ दिए हैं। अब कुल 6163 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। RPSC सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक कृषि अभियंता पद के लिए 28 जुलाई से 26 अगस्त और पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के लिए 10 अगस्त से 8 सितंबर, प्राध्यापक एवं कोच पद के लिए 14 अगस्त से 12 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक किए जा सकेंगे। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवार 500 रुपए का गैस सिलेंडर लेने के लिए आवेदन करने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि करीब 1 साल बाद भी 46 लाख में से सिर्फ 17.5 लाख BPL परिवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन की कम गिनती ने सरकार को भी चौंका दिया है। सरकार को शक है कि सरकारी स्कीमों के चक्कर में खुद को BPL बताने वाले जानबूझकर आवेदन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सस्ता सिलेंडर लेने से पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी अपने स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। ऐसे में फर्जी BPL परिवारों को जाँच
में फंसने का डर है। इसकी जानकारी मिलने के बाद राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आवेदन करने वालों की भी जांच बिठा दी है। हरियाणा सरकार ने 12 अगस्त 2024 को हर घर हर गृहिणी योजना की घोषणा की थी, जिसमें बीपीएल कार्डधारी और अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। इस योजना में साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। विभाग ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों ने सस्ते गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई किया है, क्या वो सही बीपीएल लाभार्थी हैं या नहीं। कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई है। इस भर्ती पर कई सारे सवाल उठ चुके हैं। 1 जून को सुबह की शिफ्ट में आयोजित हिंदी सब्जेक्ट के सहायक प्राध्यापकों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट को रद्द कर दिया गया था। अब इस परीक्षा का आयोजन करने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने 10 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। अब यह परीक्षा 10 अगस्त को सुबह की शिफ्ट में होगी। काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापकों के स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रश्न पत्रों के सेट की सील टूटी होने की शिकायत की थी। आयोग की तरफ से 3 जून को ऑर्डर जारी करते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सभी अभ्यर्थी परीक्षा की नई तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। HPSC द्वारा बीज विकास निगम में क्वालिटी कंट्रोलर मैनेजर, रीजनल मैनेजर और STO के पदों पर भर्ती के लिए पिछले वर्ष 21 अगस्त को आयोजित सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। वहीं हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 10 अगस्त को सुबह की शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वे ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। हरियाणा में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी कि पैक्स को अब बहुउद्देशीय संस्थाओं में बदला जा रहा है। इस बदलाव के पूरा होने के बाद राज्य भर के किसानों को खाद, बीज, ऋण, भंडारण, विपणन समेत तमाम सुविधाएं एक ही जगह पर मिल पाएंगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरियाणा में सहकारी क्रांति का रोड मैप दिखाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर गाँव में पैक्स के संकल्प को साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन एक नए युग की तरफ बढ़ गया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सहकारी संस्थाएं अब केवल ऋण, खाद व बीज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जन औषधि केंद्र, गैस स्टेशन, CSC सेंटर समेत 25 से अधिक सेवाओं का माध्यम बन चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने 500 सीएम पैक्स का गठन करने का लक्ष्य रखा है। इन मल्टीपर्पज पैक्स के माध्यम से गाँव में छोटे वेयर हाउस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब हरियाणा के स्कूलों में 4वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को साल में केवल 2 बार ही परीक्षाएं देनी होंगी। पहले यह प्रावधान था कि विद्यार्थियों को पूरे साल में 3 बार सेट परीक्षाएं देनी होती थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत उन्हें केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं ही देनी होंगी। हरियाणा सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली सेट परीक्षाएं अब नहीं होंगी। अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि सत्र 2025-26 से केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं ही करवाई जाएं। इसके अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 40 अंकों की होती है, जो सितंबर महीने में आयोजित की जाती है। वार्षिक परीक्षाएं 80 अंकों की होती है, जो मार्च महीने में करवाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त 20 अंक शिक्षकों के द्वारा अपने स्तर पर दिए जाते हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि सेट परीक्षाओं के आयोजन में विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का काफी समय व्यर्थ होता है। इसी कारण निदेशालय ने 4वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की सेट परीक्षाएं अब समाप्त करने का निर्णय लिया है। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों में भक्ति का उत्साह चरम पर है। हर गली मोहल्ले से हर हर बम बम की गूंज सुनाई देने लगी है। भोलेनाथ को समर्पित इस सावन महीने में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ और रुद्राभिषेक में जुटे हुए हैं। कोई हरिद्वार से कावड़ लाकर भोले को जल चढ़ा रहा है, तो कोई डाक कावड़ के जरिए अपने इरादे मजबूत कर रहा है। वहीं डाक विभाग ने इस बार फिर से शुद्ध गंगाजल को मात्र 30 रुपए में आम लोगों तक पहुँचाने की योजना चलाई है। 200 मिलीलीटर की ये बोतल उन श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो सीमित संसाधनों में अपनी आस्था को पूरा करना चाहते हैं। डाक विभाग ने जानकारी दी है कि ये बोतलें सीधे हरिद्वार से भरी जाती हैं और बिना किसी मिलावट के पहुंचाई जाती हैं। इस बार कुल 24,000 गंगाजल की बोतलों का स्टॉक रखा गया है, जिसमें से अब तक करीब 6,000 बोतलें बिक चुकी हैं। शिवरात्रि पर इनकी मांग सबसे अधिक होती है। गंगाजल लेने पहुंचे स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी इस योजना की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि हरिद्वार तक जाना कठिन होता है, लेकिन अब इतनी आसानी से गंगाजल मिलना बहुत सुकून देने वाला है। बता दें कि यह केवल एक सेवा नहीं, बल्कि भक्तों का विश्वास भी है। NCR में रहने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। भारतीय रेलवे ने इन शहरों में ही यात्रियों की सुविधा के हिसाब से स्टेशन रीडेवलप करने का काम तेज कर दिया है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों के लोग जल्द ही अपने नजदीकी स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनें पकड़ सकेंगे। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1337 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। इनमें से 1300 से अधिक स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है। गाजियाबाद
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दिल्ली हावड़ा लाइन पर स्थित देश के बिजी स्टेशनों में से एक है। यहाँ हर दिन तकरीबन 400 ट्रेनें गुजरती हैं और 200 के आसपास का ठहराव भी होता है। स्टेशन को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। गुरुग्राम के यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है, उन्हें अब नई दिल्ली स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नजदीकी दिल्ली कैंट स्टेशन को ही पूरी तरह मॉडर्न बनाया जा रहा है। यहाँ पर फिलहाल लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं रुकती हैं, लेकिन 335 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को रीडिजाइन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार अगले 4 वर्षों में ये सभी स्टेशन पूरी तरह से नए रूप में तैयार हो जाएंगे, यानी एनसीआर के करोड़ों यात्रियों को दिल्ली आने जाने की झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, अब दिल्ली तक का सफर लंबा नहीं लगेगा। जींद जिले से दिल्ली को जोड़ने वाला नया नेशनल हाईवे यानी NH 352A जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे चरण पर काम जोरों पर है। बता दें कि निर्माण पूरा होते ही दिल्ली और जींद के बीच की दूरी कम हो जाएगी और आम लोगों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। तकरीबन 1380 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है यह मार्ग GT रोड NH 44 से शुरू होकर सोनीपत और गोहाना के रास्ते जींद तक जाएगा। इससे यात्रा में लगने वाला समय आधे से ज्यादा कम हो जाएगा। जींद से दिल्ली पहुंचने के लिए लोगों को गोहाना, सोनीपत या रोहतक जैसे मार्गों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे अधिक दूरी तय करने के साथ साथ समय भी बर्बाद हो रहा है। अनुमान है कि अब दिल्ली पहुंचने में मात्र 1 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, तो वहीं चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा भी लगभग 2.5 घंटे तक हो जाएगी, जिससे व्यापार, परिवहन और यात्रा में लोगों को राहत पहुंचेगा। इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की तरफ से 16 जुलाई 2025 को शैक्षणिक वर्ष जुलाई 2025 के लिए नए एडमिशन के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट में इजाफा कर दिया है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों में जुलाई 2025 सेशन में आवेदन करने के इच्छुक छात्र अब इन कार्यक्रमों में 31 जुलाई 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने सभी ऑनलाइन मोड प्रोग्राम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन उपलब्ध करवाए गए कार्यक्रमों की सूची की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.smart.edu .in पर मौजूद हैं। सभी स्टूडेंट्स यहां से इन प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इग्नू की तरफ से दाखिले के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम लैंड डील केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने बिजनेसमैन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह चार्जशीट लैंड डील से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश की गई है। यह पहली बार है कि किसी भी जांच एजेंसी ने किसी आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की हो। वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में कई अन्य लोगों के साथ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। उनकी 37.64 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई है। इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने भी बयान दिया है। उनकी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, वाड्रा जांच में पूरा सहयोग करेंगे, वह निर्दोष हैं और मौजूदा सरकार की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। वह कोर्ट में खुद का बचाव करेंगे और क्लीन चिट पाएंगे। यह मामला सितंबर 2008 का है, जो गुरुग्राम के सिकोहपुर, जो कि अब सेक्टर 83 में तब्दील हो चुका है, लैंड डील से जुड़ा हुआ है। इस केस में रॉबर्ट वाड्रा के साथ हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी DLF और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ साल 2018 में FIR दर्ज की गई थी। FIR में भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वाड्रा पर आरोप है कि उनसे जुड़ी कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से कर दिया गया। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कॉमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने यह जमीन DLF को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। आगे चलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस DLF को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। हरियाणा में 17 जुलाई दोपहर 12:34 पर भूकंप आया। इसका केंद्र झज्जर जिले में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 आंकी गई। इससे पहले रोहतक में बुधवार गुरुवार की आधी रात 12:46 पर भी भूकंप के झटके लगे। झटके महसूस होते ही लोगों की नींद टूट गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन रात भर डर का माहौल बना रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। इस भूकंप से जमीन के 10 किलोमीटर नीचे गहराई में हलचल हुई है। इसका केंद्र रोहतक का गाँव भालोट के नजदीक
नजदीक का क्षेत्र रहा है। प्रदेश में पिछले 20 दिन में 5 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। भूकंप के लिहाज से हरियाणा में 12 जिले संवेदनशील हैं। इनमें रोहतक, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल और फरीदाबाद शामिल है। आपको यहाँ पर बता दें कि हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इसी डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। हरियाणा में अब हर पंचायत में पंचायत घर बनेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 125 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि अभी प्रदेश में 509 पंचायतें ऐसी हैं जहां पंचायत घर नहीं है। इन पंचायतों में जल्द ही पंचायत घर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रत्येक सरपंच को 25 लाख रुपए पंचायत विभाग देगा। 21 लाख रुपए से पंचायत घर बनाया जाएगा। इसके बाद बचे हुए 4 लाख रुपए से पंचायत घर के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। 3 महीने में यह पंचायत घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लक्ष्य पूरा होने पर 1000 गाँव में और भी नए पंचायत घर बनाए जाएंगे। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि नए पंचायत भवनों के साथ ही पुराने भवनों का भी नवीनीकरण किया जाएगा। हालांकि उससे पहले ऐसे भवनों की पहचान के लिए सर्वे किया जाएगा। जिन पंचायत भवन की हालत ज्यादा खराब है उनकी जगह नए पंचायत घर बनाए जाएंगे। टेक कंपनी iQOO 24 जुलाई को अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z10R स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल X पर लॉन्चिंग की जानकारी दी है। लॉन्च डेट के साथ साथ कंपनी ने फोन के कई महत्वपूर्ण फीचर्स भी शेयर किए हैं। iQOO ने कंफर्म किया है कि Z10R स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल 4K सेल्फी कैमरा, क्वाड कर्व डिस्प्ले और 5700 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि क्वाड कर्व डिस्प्ले सेगमेंट में यह भारत का सबसे पतला स्मार्टफोन है। कई रिपोर्ट्स में स्मार्टफोन की लगभग सभी जानकारी सामने आ चुकी है। भारत में इसकी कीमत 18,990 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के आसपास हो सकती है। पावर के लिए स्मार्टफोन में 5700 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। इसे चार्ज करने के लिए 90 वाट फास्ट चार्जिंग स्पॉट मिलने की उम्मीद है। दावा किया जा रहा है कि स्मार्टफोन को 50% चार्ज करने में 33 मिनट का समय लगेगा। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 375 अंक गिरकर 82,259 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 101 अंक की गिरावट रही और ये 25,111 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और HCL टेक के शेयर 2.70% तक गिरकर बंद हुए, तो वहीं टाटा स्टील, ट्रेंट और टाटा मोटर्स के शेयर 1.70% चढ़े। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 शेयर गिरकर बंद हुए, तो वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने का दाम 47 रुपए गिरकर 97,453 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी की कीमत 200 रुपए कम होकर 1,11,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,480 और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।